हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे ही होंगे, पढ़ रहे होंगे मन लगाकर, है ना। तो आज शुरू करते हैं हम लोग कुलॉम्स लॉ। कुलॉम्स लॉ क्या होता है, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे चार्ज एंड चार्ज का प्रॉपर्टीज पढ़े, चार्ज बॉडी का प्रॉपर्टीज पढ़े थे। चार्ज का क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है, चार्ज कितने तरह के होते हैं, कितने टाइप्स ऑफ चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, नेगेटिव चार्ज क्या होता है, चार्ज का कंजर्वेटिव नेचर क्या होता है, चार्ज इनवेरिएंट होता है, चार्ज मासिव नेचर का होता है, चार्ज क्वांटाइजेशन होता है। इन सब चीज़ के बारे में हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे। चार्ज आपका स्केलर क्वांटिटी होता है ना। चार्ज का यूनिट होता है आपका कूलम्ब्स, और अदर यूनिट हमने बताया था चार्ज का फ्रैंकलिन और ईएसयू मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट, ईएमयू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट्स और फ्राडे। ठीक है, ये सब क्या आपका चार्ज का अदर यूनिट्स हो जाता है। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो होता है आपका चार्ज का वो फ्रैंकलिन होता है, और सबसे लार्जेस्ट यूनिट जो होता है आपका वो फ्राडे होता है। ठीक है, हमने ये भी पढ़ा था कल कि 1 कूलम इक्वल टू 3 × 10⁹ ESU के बराबर होता है। ये सब चीज़ छोटा छोटा टर्म आपको याद होना चाहिए, खास करके नीट वाले बच्चों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है ये सब चीज़। ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ पे, हम शुरू करने वाले हैं कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, कूलम्ब्स लॉ में हम जानेंगे कि दो चार्ज के बीच में, दो चार्ज बॉडी के बीच में फोर्स क्या होता है, कैसे जनरेट करता है फोर्स, ठीक, कितना फोर्स जनरेट होगा, ठीक है, वो हम जानेंगे। तो इसके पहले थोड़ा सा हम एक टर्म बोलना चाहते हैं कि जब इस टॉपिक को पढ़ने के पहले आपको वेक्टर बहुत अच्छे से आना चाहिए, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन खास करके आना चाहिए। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन का जो फार्मूला होता है, दो वेक्टर के बीच में एंगल अगर थीटा है, ए और बी दो वेक्टर है, उसका जो रिजल्टेंट फोर्स होता है एफ इक्वल टू, या फिर जो भी रिजल्टेंट फोर्स आर इक्वल टू A² + B² + 2AB cos थीटा का होल अंडर रूट, वो आपको इंपॉर्टेंट यानी कि आपको याद आना होना चाहिए, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में, इस पूरे टॉपिक में आपका क्या है, आपका यूज है उसका। ठीक है, तो कूलम्ब्स लॉ बेसिकली आपको आना ही चाहिए। कूलम्ब्स लॉ को समझ के लिए वेक्टर आपको आना ही चाहिए न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए। ठीक है, तो हम जानते हैं सबसे पहले कूलम्ब्स लॉ क्या होता है। ठीक है, कूलम्ब्स लॉ को समझने के लिए आप थोड़ा बहुत आप क्लास 11th में ग्रेविटेशन पढ़े होंगे कि जब दो दो मास है, दोनों मास के बीच में क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, बट ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होता है ना। तो दो मास बॉडी के बीच में जो फोर्स होता है, जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, वो हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होता है, और वो फोर्स न्यूटन्स के अकॉर्डिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। जैसा कि हमने कल पढ़ाया था कि जो चार्ज जो होता है मास का प्रॉपर्टीज होता है, तो सेम चीज़ कूलम्ब्स ने उस चीज़ को पकड़ा, और कूलम्ब साहब ने उस चीज़ को पकड़े और यहाँ पे देखे कि अच्छा दो चार्ज बॉडी है, तो अगर मास है तो उसके पास चार्ज भी है ही, तो चार्ज होगा, तो जिस तरह से आपका ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वैसे ही उस बॉडी में चार्ज होने के बाद फोर्स भी जनरेट हो सकता है। ठीक है, तो लेकिन जो चार्ज का नेचर होने के कारण, चार्ज का दो प्रॉपर्टी, दो नेचर होता है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज। ठीक है ना, तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज क्या होता है कि जब दो पॉजिटिव चार्ज, जैसा कि हमने कल पढ़ा था कि अगर दो पॉजिटिव चार्ज है या फिर दो नेगेटिव चार्ज, सेम टाइप का चार्ज है, ठीक है, अगर दो सेम टाइप का चार्ज है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि रिपल्सन होगा। उस कंडीशन में क्या होगा, आपका रिपल्सन होगा। ठीक है, रिपल्सन मतलब कि दो सेम टाइप नेचर वाला मनुष्य अगर मिल जाता है तो उसके बीच में क्या होता है, हमेशा दुश्मनी होता है ना। सेम नेचर वाला आदमी मिल जाता है तो क्या होता है, आपको दुश्मनी होता है। सेम चीज़ यहाँ पे अगर अपोजिट नेचर वाला पर्सन मिलता है तो उसके बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, मतलब प्यार हो जाता है ना। बीच में क्या हो जाता है, आपका अट्रैक्शन होता है। ठीक है, हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है, लेकिन उसमें अगर सेम नेचर वाले में रिपल्सन तो होता ही है ऑलवेज, बट कभी कभी इसमें अट्रैक्शन भी होता है सेम नेचर वाले में, है ना। जैसा कि आजकल तो बहुत सारा चीज़ वो वैलिड है, हर जगह वैलिड है, बट वो आपका इंडक्शन में होता है। कहाँ पे होता है, आपका इंडक्शन में होता है। मेरा बात को आप समझे होंगे, अगर सेम नेचर वाला, सेम मनुष्य टाइप का रिपल्सन, मतलब उसके भी बीच में भी अट्रैक्शन होता है, ठीक है ना। लेकिन वो जनरली अट्रैक्शन होता है, बट वो जनरली बहुत ही कम रेयर केस में इंडक्शन के केस में होता है। बट हम लोग जनरली यही दो ही केस करेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव, अगर सेम टाइप का चार्ज होगा रिपल्सन होगा, अपोजिट नेचर का चार्ज होगा तो अट्रैक्शन होगा। ठीक है, अब यहाँ पे फोर्स के डायरेक्शन को समझना जरूरी है, तो सबसे पहले हम फोर्स की डायरेक्शन को समझने के पहले जान लेते हैं कि कूलम्ब्स लॉ क्या होता है। ठीक है, तो कूलम्ब्स लॉ के बारे में स्टेटमेंट क्या था कूलम्ब्स लॉ का। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, कूलम्ब्स ने क्या कहा कि इस लॉ के अकॉर्डिंग जो फोर्स जो होता है, द फोर्स फोर्स जो होगा अट्रैक्टिव भी होगा और रिपल्सिव होगा। दिस लॉ ऑफ अट्रैक्टिव और रिपल्सिव बिटवीन टू चार्ज, अगर दो चार्ज के बीच में जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, आपका प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू
स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। यानी कि जब दो चार्ज होगा और दोनों चार्ज को किसी आर डिस्टेंस पे रखा गया है, दोनों चार्ज को किसी आर डिस्टेंस पे रखा गया है, और आर डिस्टेंस पे रखने के बाद दोनों के चार्ज के बीच में फोर्स होगा, वो फोर्स आपका अट्रैक्टिव भी हो सकता है, वो फोर्स आपका रिपल्सिव भी होगा, वो डिपेंड करेगा कि चार्ज का नेचर कैसा है ना। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव होगा तो रिपल्सिव होगा, अगर निगेटिव निगेटिव होगा तब भी क्या होगा आपका रिपल्सिव होगा, अगर पॉजिटिव निगेटिव होगा तो क्या होगा, दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा, ठीक है। आ जाते हैं अब अकॉर्डिंग टू दिस कूलॉम्स लॉ उन्होंने क्या कहा, जो फोर्स होगा आपका, जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा आपका, जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा आपका, प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस, है ना। जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा आपका, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा आपका, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब क्या कि फोर्स चार्ज पर डिपेंड कर रहा है, वो भी डायरेक्टली, अगर चार्ज का वैल्यू बढ़ेगा तो दो चार्ज बॉडी के बीच में फोर्स होगा वो बढ़ेगा, है ना। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, मतलब क्या कि डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स क्या होगा आपका, डिक्रीज करेगा, ठीक है ना। तो इन दोनों को अगर हम मिला के लिखते हैं तो फोर्स जो होगा आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय क्या हो जाएगा आपका R स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, K इक्वल टू फोर्स F इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, जहाँ पे हम K को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। K यहाँ पे क्या हो गया आपका, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट हो गया, है ना। प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल प्रोपोर्शनल कांस्टेंट बोलेंगे। और ग्रेविटेशनल फोर्स में आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता था, है ना, जिसका वैल्यू जी हम लोग कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं, और जी का वैल्यू होता है आपका 6.67 10 टू द पावर 6.67 10 टू द पावर -11 होता है ना। यहाँ पे के का वैल्यू होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है ना। के का वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए के का वैल्यू और होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। के का वैल्यू और क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं परमिटिविटी इन वैक्यूम। परमिटिविटी हम बताएंगे परमिटिविटी क्या होता है, बट पहले हम लोग जान लेते हैं कूलम्स लॉ का पूरा डिटेल। परमिटिविटी इन वैक्यूम, एक्चुअल में परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू दिया गया आपका, यानी कि यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है आपका 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर, है ना। पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का ये वैल्यू होता है, ठीक है। तो वो भी याद रखना, आपका एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू भी याद रखना है, ठीक। तो दो चार्ज के बीच में जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, है ना। फॉर्मूला आ गया आपका K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, और K का वैल्यू होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अगर हम कंपेयर करें ग्रेविटेशनल फोर्स और कूलम्बिक फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बीच में, तो बहुत अच्छा से कंपेयर करेंगे, इसके बाद करेंगे हम लोग। पहले हम लोग जानते हैं कूलम्स लॉ का पूरा डिटेल, ठीक है। अब इस फोर्स को क्या हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, इस फोर्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इस फोर्स को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं F इक्वल टू, जैसा कि अभी फार्मूला में क्या था, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे K का वैल्यू, अब यहाँ पे देख लीजिए F इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई क्या हो जाएगा आपका R स्क्वायर, ठीक है। ये आपका फार्मूला हो गया, बात समझ में आ गया। फोर्स का फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से थोड़ा सा समझते हैं कि अगर पॉजिटिव चार्ज होगा, मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज है, ये आपका पॉजिटिव चार्ज है, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगा, फोर्स का जो डायरेक्शन होगा, आप डायरेक्शन को ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए कि आपको ये Q1 चार्ज है, ये आपका Q2 चार्ज है, ठीक है। अगर हम Q1 चार्ज Q2 पर लगाएगा, Q1 चार्ज Q2 पर लगाए, थोड़ा सा फील करने वाली बात है कि अगर डायरेक्शन में आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, थोड़ा सा फील करेंगे। अगर Q1 चार्ज Q2 पर लगाएगा, क्योंकि रिपल्सन हो रहा है, तो Q2 जब लगाएगा तो किस तरफ भागेगा, ये इस तरफ आएगा या फिर इस तरफ जाएगा, ऑब्वियस सी बात, क्योंकि रिपल्सन हो रहा है। तो Q2 चार्ज किस तरफ आएगा आपका, इस डायरेक्शन में, यानी किस तरफ आएगा, मतलब कि Q2 का डायरेक्शन किस तरफ होगा आपका, इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं Q2 चार्ज Q1 पे फोर्स लगाएगा, क्योंकि दोनों का नेचर सेम है, तो रिपल्सन होगा, तो Q1 किस तरफ आएगा, इस तरफ आएगा, मतलब Q1 पर इस तरफ फोर्स होगा, मतलब ये क्या हो गया F12 हो गया आपका, F क्या F21 हो गया, है ना। F12 मीन्स का फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, F21 मतलब फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 हो गया, ठीक है। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा आपका, F12 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका F21, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, बट डायरेक्शन दोनों का क्या है यहाँ पे सेम है ना।
तो अगर दोनों का नेचर सेम हो, सेम चीज़ यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव चार्ज होगा, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज होगा, तब भी यही डायरेक्शन होगा, तभी यही क्या हो जाएगा आपका, तभी यही डायरेक्शन हो जाएगा, सेम नेचर होने के कारण, है ना। दोनों का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, सेम नेचर होने के कारण इसी डायरेक्शन में एक्ट करेगा, F21 भी और F12। बट क्या, बट अगर अपोजिट नेचर का लेते हैं, मान लीजिए कि एक पॉजिटिव चार्ज लेते हैं, दूसरा क्या लेते हैं, एक नेगेटिव चार्ज लेते हैं। अब बताइए इसमें कि अगर हम बताएं कि इसको Q1 बोल लेते हैं, इसको क्या बोल देते हैं, Q2। अगर Q1 Q2 पे लगाता है फोर्स, Q1 Q2 पे फोर्स लगाता है, तो Q1 Q2 पे जब फोर्स लगाता है तो Q2 का मूवमेंट किस तरफ होगा, ऐसे समझिए, Q2 का मूवमेंट किस तरफ होगा। Q1 Q2 पे फोर्स लगाता है तो Q1 का मूवमेंट किस तरफ होगा, क्योंकि अट्रैक्शन है, दोनों का नेचर अपोजिट है, तो Q1 का मूवमेंट किस तरफ होगा आपका, किस तरफ होगा बताइए। Q2 का मूवमेंट किस तरफ होगा, Q1 की तरफ होगा, मतलब किसका डायरेक्शन किस तरफ होगा आपका, इस तरफ होगा। कोई दिक्कत है यहाँ पे, नहीं ना। अच्छा आप बताइए, Q1 फोर्स लगा रहा है किस पे, सॉरी Q2 फोर्स लगा रहा है किस पे, Q1 पे। Q2 फोर्स किस पे लगा रहा है आपका, Q2 फोर्स किस पे लगा रहा है आपका, Q1 पे। तो Q1 का मूवमेंट किस तरफ होगा, तो Q1 किस तरफ भागेगा आपका, इस तरफ, इसके तरफ भागेगा, यानी कि इसका डायरेक्शन किस तरफ होगा आपका, इस तरफ हो गया। ये हो गया आपका F12, ये क्या हो गया आपका F21 हो गया। बात यहाँ तक समझ में आया, डायरेक्शन का लोचा नहीं है, आपको समझना पड़ेगा। कोई दिक्कत है यहाँ पे, नहीं ना। तो आप डायरेक्शन समझ, होप आप डायरेक्शन समझ गए होंगे कि जिस तरफ फोर्स लगाने को, आप पहले इमेजिन कर लीजिए उस बॉडी को, नेचर कैसा है, अगर जिस तरफ डायरेक्शन यानी कि उस बॉडी के कारण दूसरा बॉडी किस तरफ भाग रहा है, उस तरफ उस फोर्स का क्या हो जाएगा आपका, डायरेक्शन हो जाएगा। यहाँ पे समझने वाली बात है, ठीक है। तो ये था आपका कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ को हम लोग वेक्टर फॉर्म में पढ़ेंगे, कैसे वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे कूलॉम्स लॉ को, यानी कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, मीडियम में जानेंगे, मीडियम में क्या होता है, ये सारा चीज़ हम लोग जानेंगे, ठीक है। चलिए।